नमस्कार मित्रों, मैं अनुराधा मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ अपराजिता की वेदना भाग 8 में। मैं एक बार फिर बिना अपराध का सजा भुगत रही हूँ। बेटी के सुंदर भविष्य के लिए मेरे द्वारा लिए गए एक तरफा फैसले की सजा पति ने सुना डाली और अपने ही घर से निष्कासित करती जाती हूँ। बहुत समझाने के बाद भी पति अपने जिद और पुरुषार्थ का वर्चस्व के अहंकार की मानसिकता से ग्रसित होकर और अपने सख्ती स्वभाव के कारण मुझे घर छोड़ने का फरमान सुना देते हैं। आज तक हाथों की लकीरों का ही दोष देती आई हूँ। जब कभी कभी गहराई से घंटों सोचने बैठती हूँ तो अपनी आड़ी टेढ़ी सीधी सपाट या फिर समांतर कोण तिकोण जालीदार एक दूसरे को काटती हुई टूटती जुड़ती गहरी मोटी पतली बड़ी छोटी तकदीर का बेहिसाब खेल दिखाती इस छोटी सी हथेली की लकीरों को एक समान सपाट रेखा में ईश्वर ने समेट दिया है। जिंदगी का जोड़ घटाव उतार चढ़ाव अनसुलझी जीवन के हिसाब किताब की कहानियों का राज एक ज्योतिषी ने न जाने कैसे हाथ की लकीरों को देखकर भाग्य का लेखा जोखा लिख देता है। ये जादुई हाथों की लकीरें ता उम्र मेरे वैवाहिक जीवन की पहेली बुझाती रही और अपने हिसाब से अंगुली पर नाच नचाती रही। आज तक सुख क्षणिक ही मिला। इस तिलस्मी तकदीर की लकीरों में भूत वर्तमान और भविष्य सब है बंद मुट्ठियों में। जीवन के दुख के थपेड़े ने मुझे दार्शनिक बना दिया। विवाह के बाद से ही घोर अपमान निर्विरोध झेलती चली आ रही थी। अब एक आखिरी बार उदय कहने पर अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के अपने साथ लेकर बाबूजी से बात करने चलूँगा। मुझे बेहद दुख होता है। कभी कभी मैंने अपने बच्चों को क्या सुख दिया। जब से बड़े हुए प्रेम कम झगड़े अधिक देखकर बड़े हुए। बदलते ज़माने के साथ साथ इंसान में बहुत से बदलाव आते हैं लेकिन शक की सनक कभी नहीं उतरती। पम्मी को दिल्ली नहीं भेजने पर सबसे बड़ा कारण शक ही था। पम्मी के बाबूजी की सोच संकीर्ण है। लड़कों और लड़कियों के सह एजुकेशन के वे खिलाफ थे। उनका कहना था कि लड़कियां वैसे वातावरण में आज़ाद जिंदगी जीने लग जाती हैं। यहीं से पनपती है नारियों में विद्रोह के स्वर। हमारे वेद पुराण में भी नारी को मान दिया। आज भी महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है और कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। पुरुषों ने स्वयं ही नियम बना नारी का शोषण किया है। संतान अगर बेटी जन्मी तो माँ के कोख को ही धिकारा गया है। परिवार और समाज सबकी चिंता नारी पर थोप दी जाती है। नारी दो कुलों की मान मर्यादा थाम सदैव चलती है। हर कड़ी जोड़कर सभी रिश्ते को निभाना चाहती है लेकिन जब पुरुष अत्याचारी बना तब विद्रोही हुई नारी। यह सब मेरे मन का संताप और पीड़ा है। जब मन बहुत व्यथित हो जाता है शब्द यथार्थ बन पन्नों पर उतर आते हैं। मैं पति के शक्की और क्रूर व्यवहार से ही अपने हक के लिए विद्रोही होती चली गई। मुझे झांसी रहते हुए करीब 1 महीने होने वाले हैं। अमित को तो मेरी परवाह नहीं है पर संदीप मुझे रोज़ याद करता है और उसका भी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। वह ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश में लगा सिर्फ मेरी वजह की। उसके जाने के बाद मैं घर में अकेली पड़ जाऊंगी। उदय और संदीप के मान को बरकरार रखने के लिए मैं आखिरी बार उदय के साथ घर लौटने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं उदय से चलने की बात कहती हूँ। ठीक है माई, शनिवार को छुट्टी है तो उसका दिन टिकट ले लेता हूँ। ठीक है उदय। यहाँ बच्चों के बीच खूब मन लगा। शालिनी भी कुछ काम करने नहीं दिया। मन और शरीर दोनों को बहुत दिनों के बाद आराम मिला था। मैं उदय के साथ शनिवार के शाम घर पहुँचती हूँ। उदय बाबूजी को प्रणाम करता है। मैं बिना कुछ बोले अंदर चली जाती हूँ। बाबूजी से उदय नॉर्मल हाल समाचार की बातचीत करके उस वक्त अंदर आ जाता है। अमित को नौकरी मिल जाए उसे मेहनत करने के लिए उत्साहित करता है। मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करने की उसे हिदायत भी देता है। रात को भोजन बनाती हूँ। उदय बाबूजी के साथ भोजन करने बैठता है। बाबूजी उससे दुख जताते हैं कि तुम्हारी माँ मुझसे बिना पूछे पम्मी को दिल्ली में एडमिशन कराई। उदय बहुत गंभीर लड़का है। वह बाबूजी से आज तक कभी बहस नहीं लगाया है। वह बस इतना ही कहता है कि बाबूजी पम्मी होनहार है और आजकल लड़कियों की शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। कुसुम की दुर्दशा हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है तुम कहते हो तब। बाबूजी आपसे एक बात और करनी थी। कहो। अब घर में लड़ाई झगड़े बंद होनी चाहिए। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उस पर हाथ उठाना छोड़ दीजिए। मैं उसे डॉक्टर से दिखवाया तो डॉक्टर ने उसे तनाव मुक्त रहने की सलाह दी है।
इतना सुनना था कि भड़क गए। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये सब जानबूझकर करता हूँ? तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। क्या उसने अच्छा किया? उदय बात काटते हुए कहता है। बात अच्छे गलत की नहीं है बाबूजी। माई आज तक आपके विरुद्ध कहाँ गई है? लेकिन कुसुम की स्थिति को देखने के बाद उसका मन बहुत बदल गया है। वह पम्मी को लेकर थोड़ी पॉजिटिव हो गई है। हाँ, मुझे भी दुख है कुसुम के लिए। वह चुपचाप सुन लेता है। सच्चाई से वाकिफ है। कुसुम की जिंदगी के कसूरवार बाबूजी ही हैं। अभी तक बाबूजी माई के लिए मुझसे कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैं आप वापस लौटने से पहले माई के लिए आश्वस्त होकर ही जाना चाहता था। इसीलिए बाबूजी कहा, मैं कल झांसी लौट जाऊंगा। बाबूजी आए हो तो 2-4 दिन और रुको। अभी छुट्टी लेकर नहीं आया हूँ, फिर आऊँगा। ठीक है, जाओ। अगली बार परिवार को भी साथ लेकर आना। बहुत दिन हो गए बच्चों को देखे। जी बाबूजी। मैं आपसे कुछ माई के विषय में पूछना चाहता हूँ। हाँ कहो। माई यहीं रहेंगी या? अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाबूजी ने कहा, उसका घर है, यहीं रहेगी। मैं खुशी मन से झांसी लौट जाता हूँ। पारिवारिक झगड़ों का कोई अंत नहीं होता है, बस वजह बदलते रहते हैं। देखते देखते 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं। मामूली झगड़े तो होते रहे, पर जीवन सामान्य ढंग से गुजर रहा था। संदीप की भी शादी हो गई, वह भी परिवार समेत ट्रांसफ़र में चला गया। अमित की भी प्राइवेट में नौकरी हो गई। पम्मी उसी कॉलेज में डेली बेसिस पर लेक्चरर बन गई है। उसने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बाबूजी उसके विवाह के लिए लड़के देख रहे हैं। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। यह ईश्वर की कृपा थी। मुझे लगने लगा था कि नसीब में अब खुशियां स्थायी दस्तक दे चुकी है। बाबूजी पम्मी के शादी तय कर देते हैं और उसे घर आने के लिए कहते हैं। लड़के वाले देखने आने वाले हैं। पम्मी का विवाह अच्छे घर में हो जाए और पम्मी को यह रिश्ता पसंद आ जाए। आगे उसके आने के बाद ही सब तय होगा। आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग तक हमारे साथ बने रहिए।